नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पहले के 14 भाग आपके हो चुके हैं, जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। आज 15वां भाग है। आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। प्रभात का समय था। चैत का सुखद पवन प्रवाहित हो रहा था। बाबू ज्वाला सिंह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए घोड़े का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज मौका देखने के लिए लखनपुर जाना था, किंतु मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो रही थी। कल संध्या समय सीलमणि ने उनसे ज्ञान शंकर के मुकदमे की बात कही और तभी से वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। सामने एक जटिल समस्या थी, न्याय या प्रणय, कर्तव्य या स्त्री की मान रक्षा। वे सोचते थे मुझसे बड़ी भूल हुई कि इस मुकदमे को अपने इजलास में रखा, लेकिन मैं ये क्या जानता था कि ज्ञान शंकर ये कूटनीति ग्रहण करेंगे। बड़ा स्वार्थी मनुष्य है। इसी अभिप्राय से उसने स्त्रियों से मेल जोल बढ़ाया। सीलमणि ये चाले क्या जाने, सील में पढ़कर वचन दे आई। अब यदि उसकी बात नहीं रखता तो वह रो रो कर जान दे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्याय से मेरी आत्मा को कितना दुख होगा। अभी तक जितनी गवाहियां सामने आईं, उनसे तो यही सिद्ध होता है कि ज्ञान शंकर ने आसामियों को दबाने के लिए मुकदमा दायर किया है, और कदाचित बात भी यही है। ये बड़ा ही बना हुआ आदमी है। लेख तो ऐसा लिखता है मानो दीन रक्षा के भाव में पगा हुआ हो, किंतु पक्का मतलब ही है। गायत्री की रियासत का मैनेजर हो जाएगा तो अंधेर मचा देगा। नहीं, मुझसे ये अन्याय ना हो सकेगा। देखकर मक्खी नहीं निगली जाएगी। सीलमणि रूठेगी तो रूठे। उन्हें स्वयं समझना चाहिए था कि मुझे ऐसा वचन देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मुश्किल तो ये है कि वह केवल रो रो कर ही मेरा पिंड न छोड़ेगी, बात बात पर ताने देंगी, कदाचित मैके की तैयारी भी करने लगे। यही उसकी बुरी आदत है। या तो प्रेम और मृदुलता की देवी बन जाएगी, या बिगड़ेगी तो भालों से छेदने लगेगी। ज्ञान शंकर ने मुझे ऐसे संकट में डाल रखा कि उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ज्वाला सिंह इसी हैस पैस में पड़े हुए थे कि अचानक ज्ञान शंकर सामने पैर गाड़ी पर आते दिखाई दिए। ज्वाला सिंह तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइस को जोर से पुकारा कि घोड़ा ला। साइस घोड़े को कसे हुए तैयार खड़ा था। ये हुक्म पाते ही घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्वाला सिंह उस पर कूद कर सवार हो गए। ज्ञान शंकर ने समीप आकर कहा, कहिए भाई साहब, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले? ज्वाला, जरा लखनपुर जा रहा हूँ, मौका देखना है। ज्ञान, धूप हो जाएगी। ज्वाला, कोई परवाह नहीं। ज्ञान, मैं भी साथ चलूं? ज्वाला, मुझे रास्ता मालूम है। ये कहते हुए उन्होंने घोड़े की एड़ लगाई और हवा हो गए। ज्ञान शंकर समझ गए कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा है। ये अकृपा इसी का लक्षण है। ऐसा ना होता तो आज भी मीठी मीठी बातें होती। चलूं, जरा सीलमणि को और पक्का कराऊं। ये इरादा करके वे ज्वाला सिंह के कमरे में जा बैठे। अर्दली ने कहा, सरकार बाहर गए हैं। ज्ञान, मैं जानता हूँ, मुझसे मुलाकात हो गई। जरा घर में मेरी इत्तला कर दो। अर्दली, सरकार का हुक्म नहीं है। ज्ञान, मुझे पहचानते हो या नहीं? अर्दली, पहचानता क्यों नहीं? ज्ञान, तो चौखट पर जाकर कहते क्यों नहीं? अर्दली, सरकार ने मना कर दिया। ज्ञान शंकर को अब विश्वास हो गया कि मेरी चाल ठीक पड़ी। ज्वाला सिंह ने अपने को पक्षपात रहित सिद्ध करने के लिए षड्यंत्र रचा है। ये सोच ही रहे थे कि सीलमणि से क्यों कर मिलूं कि इतने में महरी किसी काम से बाहर आई और ज्ञान शंकर को देखते ही जाकर सीलमणि से कहा। सीलमणि ने तुरंत उसके लिए पान भेजा और उन्हें दीवान खाने में बैठाया। एक क्षण के बाद वह खुद आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई
और मेहरी से कहलाया, मैंने बाबूजी से आपकी सिफारिश कर दी है। ज्ञान शंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अब आप ही का भरोसा है। सीलमणि बोली, आप घबराएं नहीं, मैं उन्हें एकदम चैन न लेने दूंगी। ज्ञान शंकर ने ज़्यादा ठहरना उचित न समझा, खुशी खुशी विदा हुए। उधर बाबू ज्वाला सिंह ने घोड़ा दौड़ाया तो 2-4 मील पर रुके। उन्हें एक सिगार पीने की इच्छा हुई। जेब से सिगार केस निकाला, लेकिन देखा तो दिया सलाई न थी। उन्हें सिगार से बड़ा प्रेम था। अब क्या हो? इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ दूरी पर एक बिल्ली जाती हुई दिखाई पड़ी। घोड़े को बढ़ाकर बहेली के पास जा पहुंचे। देखा तो उस पर प्रेम शंकर बैठे हुए थे। ज्वाला सिंह का उनसे परिचय था। कई बार उनकी कृषिशाला की सैर करने गए थे। उनके सरल और संतोषमय जीवन का आदर करते थे। पूछा, कहिए महाशय, आज इधर कहाँ चले? प्रेम, जरा लखनपुर जा रहा हूँ। और आप? ज्वाला, मैं भी चलता हूँ। प्रेम, अच्छा हुआ साथ हुआ आपका। क्या कोई मुकदमा है? ज्वाला सिंह ने सिगार जलाकर मुकदमे का वृतांत कह सुनाया। प्रेम शंकर गौर से सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समझाया नहीं कि गरीबों को क्यों तंग करते हो? ज्वाला, मैं इस विषय में उनसे क्यों कर कुछ कहता। हाँ, स्त्रियों में जो बातें हुई उनसे मालूम होता है कि वह अपने ज़रूरतों से मजबूत हैं। उनका खर्च नहीं चलता। वे अपनी ज़रूरतों से मजबूर हैं, उनका खर्च नहीं चलता। प्रेम, 2000 साल की आमदनी 3-4 प्राणियों के लिए कम तो नहीं होती। ज्वाला, लेकिन इसमें आधा तो आपका है। प्रेम, जी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं इस जायदाद से हिस्सा नहीं लेना चाहता। ज्वाला सिंह आश्चर्य से, क्या आपने उनके नाम हिब्बा कर दिया? प्रेम, जी नहीं, लेकिन हिब्बा ही समझिए। मेरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है। किसी को ये अधिकार नहीं कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए। ज्वाला, तो ये कहिए कि आप जमींदारों के पैसे को ही बुरा समझते हैं। प्रेम, हाँ, मैं इसका भक्त नहीं हूँ। भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार है, इसीलिए कि वह देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं। ज्वाला, महाशय, इन विचारों से तो आप देश में क्रांति मचा देंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार आप हमारे बड़े बड़े जमींदारों, तालुकेदारों और रईसों का आज समाज में कोई स्थान ही नहीं। सबके सब डाकू हैं। प्रेम, इसमें इसका दोष नहीं, प्रथा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक और नैतिक अवनति हो गई, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाज का वह भाग जो बल बुद्धि विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के बस आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ। ज्वाला सिंह, कहीं आप इन्हीं बातों का प्रचार करने तो लखनपुर नहीं जा रहे? मुझे पुलिस की सहायता न मांगनी पड़े। प्रेम, हाँ, शांति भंग कराने का अपराध मुझ पर हो तो जरूर पुलिस की सहायता लीजिए। ज्वाला सिंह, मुझे अब आप पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। मैं भी छोटा मोटा जमींदार हूँ, आपसे डरना चाहिए। इस समय लखनपुर ही जाइएगा, ये आगे जाने का इरादा है। प्रेम, इरादा तो यहीं से लौट आने का है। आगे जैसी ज़रूरत हो तो इधर आसपास के देहातों में 1 महीने प्लेग का प्रकोप हो रहा है, कुछ दवाएं साथ लेता आया हूँ। ज़रूरत होगी तो उसे बांट दूंगा। कौन जाने मेरे ही हाथों 2-4 जानें बच जाएं। इसी प्रकार बातें करते दोनों आदमी लखनपुर पहुँचे। गांव खाली पड़ा था, लोग बागों में झोपड़ियाँ डाले थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह दिखाई नहीं देता था जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। छप्परों के सामने महुए सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गरज, छाछ की तड़प, ओखली की मूसल की धमक उस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता।
लड़के आमों पर ढेले चला रहे थे। कोई स्त्री बर्तन मांजती थी, कोई पड़ोसी के घर से आग लिए जाती थी, कोई आदमी निठल्ला बैठा नजर न आता था। प्रेम शंकर तो बस्ती में आते ही बहली से उतर पड़े और एक झोपड़े के सामने खाट पर बैठ गए। ज्वाला सिंह घोड़े से न उतरे। खाट पर बैठना अपमान की बात थी। जोर से बोले, कहाँ है मुखिया? जाकर पटवारी को बुला लाए, हम मौका देखना चाहते हैं। ये हुक्म सुनते ही कई आदमी झोपड़ियों से मरीजों को छोड़ कर निकल आए। चारों ओर भगदड़ सी पड़ गई। 2-3 आदमी चौपाल की तरफ कुर्सी लेने दौड़े तो 3 आदमी पटवारी की तलाश में भागे और गांव के अन्य मान्यगण ज्वाला सिंह को घेर कर खड़े हो गए। प्रेम शंकर की ओर किसी का भी ध्यान न था। इतने में कादिर खां अपनी झोपड़ी से निकले और सुक्खू के कान में कुछ कहा। सुक्खू ने दुखरण भगत से कानाफूसी की। तब विशेषर शाह से साए बातें हुई, मानो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हों। 10 मिनट के बाद सुक्खू चौधरी एक थाल लिए हुए आए। उसमें अक्षत, दही और कुछ रुपए रखे थे। गांव के पुरोहित जी ने प्रेम शंकर के माथे पर दही चावल का टीका लगाया और थाल उनके सामने रख दिया। ज्वाला सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लीजिए, आपकी तो बोहनी हो गई। घाटे में तो हम ही रहे, उस पर भी आप जमींदारी पेशे की निंदा करते हैं। प्रेम शंकर ने कहा, देवी के नाम से ईंट पत्थर भी पूजे जाते हैं। कादिर खां, हम लोगों के धन भाग थे जो दोनों मालिकों के एक साथ दर्शन हो गए। प्रेम, यहाँ बीमारी कुछ कम हुई या अभी वही हाल है? कादिर, सरकार कुछ न पूछिए, कम तो न हुई, बढ़ती जाती है, लेकिन दिन नागा नहीं जाता। कोई दिन नागा नहीं जाता कि एक न एक घर पर बिजली न गिरती हो। नदी यहाँ से 6 कोस दूर है। कभी कभी तो दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है। उस पर कभी आंधी, कभी पानी, कभी आग। खेतों में पड़ा अनाज सड़ा जाता है। कैसे काटे, कहाँ रखे? बस भोर को घरों में एक पेड़ चूल्हा जलता है, फिर दिन भर आग नहीं जलती। चिलम को तरस कर रह जाते। हुजूर रोते नहीं बनता, दुर्दशा हो रही है। उस पर मालिकों की निगाह भी टेढ़ी हो गई। 100 काम छोड़कर कचहरी दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर में लाश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या करें? जो सिर पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हुजूर का एक गुलाम है, अच्छा पट्ठा था, सारी गृहस्थी संभाले हुए था। 3 घड़ी में चल बसा, मुँह से बोल तक न निकली। सुक्कू चौधरी का तो घर ही सत्यानाश हो गया। बस अब अकेले इन्हीं का दम रह गया है। बेचारे डपट सिंह का छोटा लड़का कल मरा है। आज बड़ा लड़का बीमार है। अल्लाह ही बचाए तो बचे, लेकिन जुबान बंद हो गई है। लाल लाल आंखें निकाले खाट पर पड़ा हाथ पैर पटक रहा है। कहाँ तक गिनाए? खुदा रसूल देवी देवताओं की मिन्नतें मानते हैं, पर कोई सुनता है? अब तक तो जैसे बन पड़ा, मानते पर कोई नहीं सुनता। अब तक जो जैसे बन पड़ा मुकदमेबाजी की, मुजरदारी की, अब ये हिम्मत भी न रही। ये सब किसके लिए? इतने पर ही मालिकों को दया नहीं आई। जया, मैं डपट सिंह के लड़के को देखना चाहता हूँ। कादिर, हाँ जरूर, हाँ हुजूर, चलिए मैं चलता हूँ। ज्वाला सिंह, ये सब सावधान रहिएगा, ये रोग संक्रामक होता है। प्रेम शंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। औषधियों का बैग उठाया और कादिर खां के पीछे पीछे चले। डपट सिंह के झोपड़े पर पहुंचे तो आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। एक आम के पेड़ के नीचे रोगी की खाट पड़ी हुई थी। डपट सिंह और उनके छोटे भाई झपट सिंह सिरहाने खड़े पंखे जल रहे थे तो स्त्रियां पायते की ओर खड़ी होकर रो रही थी। प्रेम शंकर को देखते ही दोनों अंदर चली गईं। दोनों भाइयों ने उनकी ओर
दीन भाव से देखा और अलग रहे हट गए। उन्होंने उष्णता मापक यंत्र से देखा तो रोग का ज्वर 107 दर्जे पर था। त्रिदोष के लक्षण प्रकट से समझ गए यह अब दम भर का मेहमान है। अभी वह बेग से औषधि निकाल ही रहे थे कि मरीज एक बार जोर से चीख मार कर उठा और फिर खाट पर गिर पड़ा। आंखें पथरा गईं। स्त्रियों में पिट्टस पड़ गई। डपट सिंह शोकातुर होकर मृत शरीर से लिपट गया और रोकर बोला, बेटा, हाय बेटा। ये कहते कहते उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। उन्माद सा छा गया। गीली लकड़ी पहले आंच में रसती है, फिर आंच में जलकर भस्म हो जाती है। डपट सिंह संताप से विहल हो गए। खड़े होकर बोले, यह कोई इस घर में आग क्यों नहीं लगा देता? अब इसमें क्या रखा है? कैसी दिल लगी है? बाप बैठा रहे हो बेटा, चल दे। इन्हीं हाथों से मैंने से गोद खिलाया, इन्हीं हाथों से चिता की गोद में लिए कैसे बैठा हूँ। कैसा रुलाकर चल दिया, मानो हमसे कोई नाता ही नहीं। कहता था, दादा तुम बूढ़े हो गए तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बैठे बैठे अब राम राम करो। बैठे बैठे अब राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करेंगे। मगर दोनों के दोनों चल दिए। किसी के मुंह में राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करें। मगर दोनों के दोनों चल दिए। किसी के मुंह पर दया नहीं आई। लो राम राम करता हूँ, अब परवस्ती करो तो करो की बातों के ही धनी थे। ये कहते कहते सब के पास से हटकर दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठे। एक क्षण के बाद फिर बोले, अब इस माया जाल को तोड़ दूंगा। बहुत दिनों इसने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मैं इसे नचाऊंगा। तुम दोनों चल दिए, बहुत अच्छा हुआ। मुझे माया जाल से छुड़ा दिया। इस माया के कारण अब कितने पाप हुए हैं, सबको मैं छुड़ा दूंगा। इस माया के कारण कितने पाप किए हैं, कितने झूठ बोले, कितनों का गला दबाया, कितनों के खेत काटे। अब सब पाप तो उसका कारण मिट गया। मैं मरी हुई माया सामने पड़ी है। कौन कहता है मेरा बेटा था? नहीं, फंदा छूट गया। बेड़ी कट गई। लाओ इस घर में आग लगा दो, सब कुछ भस्म कर दो। बलराज खड़ा आंसू क्या बहाता है? कहीं आग नहीं है, लाके लगा दे। सब खड़े होकर देख रहे थे। प्रेमशंकर भी करुणातुर हो गए। डपट सिंह के पास आकर बोले, ठाकुर धीरज रखो, संसार का विचित्र कारोबार है। सब लोग खड़े रो रहे थे। करुणातुर हो गए। डपट सिंह के पास आकर बोले, ठाकुर धीरज रखो, संसार का यही दस्तूर है। तुम्हारी ये दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं। तुम्हारी ये दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं, उन्हें समझाओ। डपट सिंह ने प्रेम शंकर को उन्मत्त नेत्रों से देखा और व्यंग भाव से बोले, ओहो, आप तो हमारे मालिक हैं। क्या जाफा वसूल करने आए हैं? उसी से कीजिए। आप तो हमारे मालिक हैं, क्या जाफा वसूल करने आए हैं? उसी से लीजिए जो वहाँ धरती पर पड़ा हुआ है। मैं आपकी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। गौस खां से कह दीजिए उसे पकड़ ले जाए, बांधे मारे। मैं न बोलूँगा। मेरा खेती बाड़ी से, घर द्वार से इस्तीफा है। कादिर खां ने कहा, भैया डपट, दिल मजबूत करो। देखते हो घर घर यही आग लगी है। मेरे सिर भी तो यही विपत्ति पड़ी है। इस तरह दिल छोटा करने से काम न चलेगा। उठो, कुछ कफन कपड़े की फिक्र करो, दोपहर हुआ जाता है। डपट सिंह को होश आ गया। होश के समय आंसू नहीं आए। रोकर बोले, दादा तुम्हारा सा कलेजा कहाँ से लाएं? किसी के पास धीरज नहीं होता। हाय, दोनों की दोनों चल दिए। एक भी बुढ़ापे का सहारा न रहा। सामने ये लाश देखकर ऐसा ही चाहता है कि गले पर गंडसा मार लूं। दादा, तुम जानते हो कितना सुशील लड़का था। अभी उस दिन सुंदर की मोड़ी
दादा तुम जानते हो कितना सुशील लड़का था। अभी उस दिन मुकद्दर की जोड़ी के लिए हट कर रहा था, मैंने सैकड़ों गालियाँ दी, मारने उठा, बेचारे ने जुबान तक न हिलाई। हाँ, खाने पीने को तरसता रह गया। उसकी कोई मुराद पूरी न हुई, न पेट भर खाना खा सका, न तन भर पहन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर। अब वह घर नहीं देखा जा सकता। डपट अपना न पेट भर खा सका, न तन भर पहन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर। अब ये घर नहीं देखा जा सकता। डपट अपना घर द्वार संभालो, मेरे भाग्य में ठोकर खाना लिखा हुआ है। भाई लोग राम राम। मालिकों को राम राम कहते सुनकर, मालिक को राम राम, सरकार को राम राम। अब यह अभागा देश से जाता है, कहीं सुनी माफ़ करना। ये कहकर डपट सिंह उठकर कदम बढ़ाते हुए एक तरफ चले। जब कई आदमियों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वह भागे। लोगों ने उनका पीछा किया पर उनको कोई गर्द भी न पहुंचा सका। जान पड़ता था हवा में उड़े जाते हैं। लोगों के दम फूल गए, कोई यहाँ रहा, कोई वहाँ गिरा। अकेले बलराज ने उनका पीछा न छोड़ा, यहाँ तक कि डपट सिंह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रहलाद दौड़े उनकी छाती से लिपट गए, तब अपने अंगोछे से उन्हें हवा करने लगे। फिर उन्हें होश आया तो हाथ पकड़े हुए घर लाया गया। ज्वाला सिंह की करुणा भी जागृत हो गई। प्रेम शंकर से बोले, बाबू साहब बड़ा शोकमय दृश्य है। प्रेम शंकर, कुछ न पूछिए, कलेजा मुंह को आया जाता है। कई आदमी बांस काटने लगे, लेकिन तीसरे पैर तक लाश न उठी। प्रेम शंकर ने कादिर से पूछा कि देर क्यों हो रही है। कादिर, हुजूर क्या करें, घर में रुपए नहीं है। बेचारा डपट रुपए के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। हमारी दशा है सरकार, हम ही जानते हैं। जाफा लगान के मुकदमे ने पहली ही हाड़ी ताबा गिरोह रखवा लिया था। इस बीमारी से रही सही कसर पूरी कर दी। अब किसी की इस बीमारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब किसी के घर में कुछ नहीं रहा। प्रेम शंकर ने ठंडी सांस लेकर ज्वाला सिंह से कहा, देखो अपनी हालत, घर में कौड़ी कफन को नहीं। ज्वाला सिंह, मुझे अफसोस होता है कि इससे पिछले साल मुचलका क्यों लिया। मैं अब तक न जानता था इनकी दशा इतनी हीन है। प्रेम, मुझे खेद है कि मकान से कुछ रुपए लेकर न चला। ज्वाला, मेरे रुपए मेरे पास हैं, पर मुझे देते हुए संकोच होता है। शायद इन्हें बुरा लगे, आप लेकर दे दें तो अच्छा होगा। प्रेम शंकर ने 20 रुपए का नोट लिया और कादिर खां को चुपके से दे दिया। एक आदमी तुरंत कफन लेने को दौड़ा। लाश उठाने की तैयारी होने लगी। स्त्रियों में फिर कोहराम मच गया। जब तक सब घर में रहता है, घर वालों को कदाचित कुछ आशा लगी रहती है। उसका घर से उठना पार्थिव वियोग का अंत है। ये आशा के अंतिम सूत्र को तोड़ देता है। तीसरे पहर लाश उठी। सारे गांव के पुरुष साथ चले। पहले कादिर खां ने कंधा दिया। ज्वाला सिंह को सरकारी काम था, वह लौट पड़े, लेकिन प्रेम शंकर ने 2-4 दिन वहाँ रहने का निश्चय किया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक और कमेंट भी करें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सहायक है।